तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? कल कुछ चैप्टर का नाम लिखवाए थे ना? हाँ, आधे लिखवाए थे। चलो कोई नहीं, और लिखवाए थे। कितना नंबर तक लिख लिए थे? 7 नंबर ना? 4 और 3 7 इवोल्यूशन तक लिखे थे। चैप्टर का नाम कल लिखवा रहे थे, कुछ बढ़ गया था, लिखवाते हैं उसको, ठीक है। देखो, तो उसके बाद जो है, देखो पहला चैप्टर कौन था? पहला था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सर देख लो क्या क्या है चैप्टर, फिर तो पढ़ना ही है साल भर। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो साल भर तुमको पढ़ना है, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा अगस्त सितंबर तक। बायोलॉजी का सिलेबस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगस्त सितंबर तक जाता है, 1-2 सितंबर तक, क्योंकि 5 सितंबर से क्रैश कोर्स चालू हो जाता है। उसके पहले पहले बायोलॉजी खत्म हो जाता है, बाकी सब पहले चलते रहे, बायोलॉजी खत्म हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें बताए थे कि रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स, ये सब। उसके बाद सेकेंड लिखवाए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंड लिखवाए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा जाएगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं जी? एंजियोस्पर्म को कहते हैं। हमको पता है कि प्लांट को जो है 5 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है: अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म के बारे में। थर्ड चैप्टर कौन सा था जी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ा जाएगा। फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें बोले थे कि बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो नहीं लिखा है लिख लेंगे अभी, ऐसा लोग जो कल नहीं आए थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये सब आपके चैप्टर का नाम है, 12th क्लास में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो सब है। उसके बाद 6 नंबर पे कौन था जी? मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या बताए थे, क्या पढ़ना है इसमें? इसमें हम क्या बताए थे, मोलिकुलर बेसिस में क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है डीएनए के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? डीएनए के बारे में। उसके बाद 7 नंबर में कौन था? इवोल्यूशन। इसमें हम बताए थे कि इसमें यूनिवर्स से लेकर और आज का होमोसेपियंस तक कैसे इवोल्व हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। पता यूनिवर्स कैसे बना, फिर ये हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, फिर उसके अंदर ये अर्थ कैसे बना, अर्थ पे फर्स्ट लाइफ कैसे आया, और फर्स्ट लाइफ से अभी तक का जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। ये था 7 नंबर चैप्टर तक। उसके बाद 8वां चैप्टर जो है वो है आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये है हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो इसमें ये जो चैप्टर है, देखो जो बोले थे कि इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, सबसे जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें जो है कौन कौन चैप्टर आता है? एक हो गया फ्लावरिंग प्लांट, कल ही बताए थे। एक हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक हो गया मोलिकुलर बेसिस। एक हो गया ह्यूमन हेल्थ। 6 बोले थे, कितना हुआ है अभी? 5 हुआ है, एक और है आगे, ठीक है। देखो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें तो पता है कि इसमें फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। इसमें पता है कि ह्यूमन के बारे में, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो सब पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि मेंडलिज्म, मेंडल का क्या सिद्धांत था, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ। इसमें पढ़ना है केवल डीएनए के बारे में। इसमें देखो नाम से ही स्पष्ट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। हम कब बोलेंगे कोई पर्सन हेल्दी है, कब बोलेंगे कि पर्सन को डिजीज हो गया है। फिर अलग अलग डिजीज का टाइप है ना, डिजीज जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, एस्केरियासिस, फाइलेरिया, रिंगवर्म, कॉमन कोल्ड, एड्स, कैंसर, इस सब के बारे में लगभग 12-13 बीमारी के बारे में इसमें डिटेल से बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है उसका कारण क्या है, उसका सिम्टम क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, उसका मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वो सब चूंकि हमको थोड़ा सा पता है, तुम तो एक्स्ट्रा बता देंगे, इसमें तो जरूरत नहीं है, उसको लिख सकते, याद रख सकते, नॉर्मल जिंदगी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें लगभग लगभग 12-13 पढ़ना है, 15-16 लगभग हम विस्तार से इसे बताएंगे। उसके बाद इम्यूनिटी का टाइप, इम्यूनिटी हमको बीमारियों से कौन बचाता है, हमारे अंदर एक सिस्टम है जो क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, और वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। तो उसके बारे में पढ़ना है कि इम्यूनिटी क्या होता है, कितने का होता है, कौन कौन सा इम्यूनिटी बॉडी में है,
उसके अलावा लास्ट में आता है ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स, देखो ड्रग्स मतलब खराब चीज नहीं होता। ड्रग्स मतलब ऐसा कोई भी चीज जो बॉडी में जाकर कुछ बायोलॉजिकल चेंज करता है उसको ड्रग्स बोलते हैं। जब उसी ड्रग्स का उपयोग बीमारी को ठीक करने में किया जाता है तब उसको मेडिसिन कहते हैं। मतलब ड्रग्स ही मेडिसिन है। लेकिन जब ड्रग्स का गलत उपयोग किया जाता है बिना किसी कारण के, उसको उपयोग केवल मजे के लिए किया जाता है, उसको ड्रग्स एब्यूज कहते हैं। और वो खतरनाक होता है ना। ड्रग्स मतलब वो अच्छा चीज, कोई भी चीज जो बॉडी में जाकर बायोलॉजिकल कुछ चेंजिंग करे। अब उसका उपयोग हम कर सकते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, उसका उपयोग कर सकते हैं किसी कोई सिम्टम खराब हो गया उसको सही करने के लिए, सिस्टम को सही करने के लिए। लेकिन जब उसका गलत उपयोग होता है तो वो खतरनाक होता है। तो कौन कौन प्रकार के ड्रग्स होते हैं? ड्रग्स 3 प्रकार के होते हैं, बताएंगे इसमें, ठीक है। इसमें मॉर्फिन से लेके और कोका एल्कलॉइड, एलएसडी, है ना, कोकीन के अलावा भांग, चरस, गांजा, वो सब इसी में आता है। तो वो सब जो है पढ़ना है इस चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद जो है 8वां नंबर हो गया। 9 नंबर चैप्टर जो है ये हो गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो माइक्रोब समझते किसे कहते हैं? माइक्रोब्स कौन होते हैं? ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकता है, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं ना। जैसे कि माइक्रोब्स में कौन कौन आ गया? बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, अलगी आ गया, फंगी आ गया, वायरस भी आ गया। कोई भी चीज जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, बहुत ही छोटा होता है, उसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रोब्स जो है हमारे लिए खतरनाक भी होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, और हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि जितने भी बीमारी है जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि ये चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, तो वो सब क्या है? माइक्रोब से ही होता है। तो इस हिस्से में देखिए अगर, तो माइक्रोब्स हमारे लिए क्या हुए? खराब हुए। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक बनता है किससे? माइक्रोब्स से। दही बनता है किससे? माइक्रोब्स से। बैक्टीरिया ही ना होता है जो दही बनाता है। इसके अलावा अल्कोहल से लेके बहुत से दवाइयाँ जो है वो किससे बनता है? माइक्रोब से, बैक्टीरिया से बनता है, फंगी से बनता है। तो माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, किन किन मायनों में हमारे लिए माइक्रोब्स यूजफुल हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब कि फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से स्ट्रेटजी को हम पालन कर सकते हैं। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? तकनीक। कौन कौन से तकनीक, कौन कौन से टेक्निक हम यूज कर सकते हैं ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अच्छा, फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन का 2 मतलब हुआ। पहला मतलब हुआ एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा हुआ पोल्ट्री फार्मिंग। जब किसी भी जानवर को हम अपने फायदे के लिए पालते हैं तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनिमल हस्बेंड्री। उसमें तुम्हारा डेयरी फार्मिंग आ गया, चाहे एपी कल्चर, पीसी कल्चर, कोई भी चीज, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, जो भी जो हम करते हैं किस लिए? अपने फायदे के लिए, उसको एनिमल हस्बेंड्री। जब यही चीज, जब हम वही रियरिंग एंड केयरिंग, पालन करते हैं पक्षियों का, तो उसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोल्ट्री। चाहे वो टर्की हो, गीज हो, चिकन हो, जब इसको पालते हैं तो इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। और जब किसी लाइव स्टॉक को, किसी जानवर को पालते हैं, चाहे वो सिप हो, चाहे वो काऊ हो, बफेलो हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री, अच्छा, इसके अलावा जो जो क्रॉप्स होते हैं, फसल जो होते हैं, उसमें कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जैसे कि अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज एक जो भारतीय गाय होती है, इंडियन काऊ, वो एक साल में 200 लीटर दूध देती है। इंडियन काऊ ऑन एन एवरेज एक साल में 200 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है। वहीं जो एक गाय जो ऑस्ट्रेलिया की है या जो न्यूजीलैंड की है, वो एक साल में 3500 लीटर, 3500 लीटर मिल्क देती है। जो काऊ अमेरिका की है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 लीटर मिल्क पर ईयर प्रोड्यूस करती है। तो इंडिया में कितना? केवल 200 लीटर, और वहां कितना? 3000 लीटर, 3500 लीटर। तो आखिर इसका क्या कारण है? कारण है कि दोनों का ब्रीड अलग अलग है। इंडियन काऊ का ब्रीड अलग है, वहाँ का ब्रीड अलग है। यहाँ पर, वहाँ पर अच्छे से गाय को रखा जाता है, उसको ऑप्टिमम खाना दिया जा रहा है, कंडीशन सारा अच्छा दिया जा रहा है। यहाँ पर उस सब व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, क्या क्या हम चेंजिंग, क्या क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं ताकि फूड प्रोडक्शन में क्या कर सके? इन्हांसमेंट कर सकें, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो वो सब पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है
अब लिख देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है, एक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक है एप्लीकेशन। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये जो 6 चैप्टर लिखवाए थे उसमें से एक ये है। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें देखो नाम से है बायो और टेक्नोलॉजी। बायो मतलब हो गया बायोस मतलब लाइफ मतलब मेडिकल साइंस, और टेक्नोलॉजी मतलब हो गया इंजीनियरिंग, मतलब मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग दोनों को मिलाकर एक ऐसा ब्रांच बनाया गया साइंस में जिसमें कि दोनों को इंटीग्रेट किया जा सके, मिलाया जा सके और मानव के कल्याण के लिए चीजों को बनाया जा सके, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो है इनके तुलना में, इसको जो जितना हम टिक किए हैं वो सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उनके तुलना में छोटा है लेकिन समझने वाला चैप्टर है। देखो समझने वाला चैप्टर इस अगर 12 क्लास में देखा जाए तो यही सब है जो हम टिक किए हैं, बाकी सब रटने वाला है। अच्छा उसमें भी समझने वाला मेन मेन चैप्टर कौन है? तो मोलिकुलर बेसिस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है अच्छे से बताएंगे इसको डायग्राम वगैरह बता के। तो इसमें जो है समझने वाला बात है, चैप्टर छोटा है लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसलिए इसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आता है और थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, लेकिन टफ है नहीं, लेकिन हाँ इन सब की तुलना में थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? कोई सिंगल इंडिविजुअल है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है, सुन लो पहले, एक सिंगल इंडिविजुअल है तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के समूह को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे मान लो ढेर सारे इंसान हैं यहाँ पे, एक एक इंसान, सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ढेर सारा कुत्ता है, सभी कुत्ता को मिलाकर क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ढेर सारे बिल्ली है, सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। मतलब कि ढेर सारे जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सेम टाइप के जो इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशन जब एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो इस एरिया में देखो तो इंसान भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। उससे बड़ा फिर इकोसिस्टम होता है, उससे बड़ा फिर बायोम होता है, बायोस्फीयर होता है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, क्या दोनों में संबंध होता है ये सब। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसके बाद कौन है? उसके बाद इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगर देखा जाए इस पूरे दुनिया में लगभग रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड 12 लाख स्पीसीज एनिमल के हैं और 5 लाख स्पीसीज प्लांट के हैं, रिकॉर्डेड। बाकी कितना और है जो पहले था, एक्सटिंक्ट हो गया, ये अभी है, उसका खोज नहीं हुआ है, उसका बात नहीं हो रहा है। जो रिकॉर्डेड है वो 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख स्पीसीज किसका है? एनिमल का। उसमें से हम लोग एक एनिमल है, 12 लाख में से इंसान एक स्पीसीज है ना। इस तरह से और 11 लाख से लोग कितना, उतना स्पीसीज और है एनिमल का। अब वैसे ही 5 लाख स्पीसीज किसका है? प्लांट का। तो इतना जो डाइवर्सिटी है, मतलब एक तरफ कहाँ जो ये धरती बना था आज से 4 अरब 80 करोड़ साल पहले, उस समय यहाँ कोई जीवन नहीं था, कुछ नहीं था, केवल आग आग था, कुछ नहीं था। और धीरे धीरे कैसे इतना डाइवर्सिटी आ गया कि 12 लाख स्पीसीज एनिमल का बन गया, 5 लाख स्पीसीज प्लांट का। इतना जो डाइवर्सिटी कैसे आ गया, तो वो सब पढ़ना है। और कैसे इसको हम बचा सकते हैं, धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पिछले 500 साल में ही रिकॉर्डेड 749 स्पीसीज गायब हो गए हैं। और अब तो ऐसे हो गया है पिछले डिकेड से, पिछले 2-3 डिकेड से ऐसे हो गया है कि हर दिन कोई एक स्पीसीज गायब होता है। हर दिन कोई एक एनिमल नहीं बोल रहे हैं, एक स्पीसीज। इंसान जिस तरह की चीज है ना, इंसान को तो दिखता है कि इंसान है, बाकी इतना चीज जो हमारे आंखों के सामने नहीं है वो हर दिन एक गायब होता है, ये डाटा है। अब पिछले 500 साल में चूंकि अभी जितना तेजी से खत्म हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। अभी जिस तरह से इंसान जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है नेचर का, जिस तरह से शोषण कर रहा है, तो क्या हो रहा है? बहुत तेजी से नेचर जो है खत्म होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा भी आ सकता है कि धरती पर इंसान छोड़ के कोई बचे ही ना, ठीक है, और उस कंडीशन में इंसान भी नहीं बच पाएगा, है ना।
तो क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है ना, तो आपस में सब जुड़े हुए हैं, भले दिखता नहीं है। यहाँ तक कि आइंस्टीन का नाम सुने होंगे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि जिस दिन इस धरती पर से हनी भी खत्म हो गए, उस दिन इंसान खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनी भी इंसेक्ट है, और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन, प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होता है, वो सबसे ज्यादा कौन करवाते हैं? हनी भी करवाते हैं। तो अगर हनी भी खत्म हो गया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो बहुत सारे प्लांट के जो स्पीसीज है वो गायब हो जाएंगे, और बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज गायब हो जाएंगे, इसी तरह इंसान के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल आ जाएगा। मतलब इसलिए सारे एनिमल आपस में जुड़े हुए हैं, और बहुत तेजी से इनका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसी को कैसे कैसे उसको हम बचा सकते हैं, क्या क्या बचाने का उपाय किया जाता है, तो वहीं से पढ़ना है इसमें, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और फिर लास्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू का मतलब हुआ इस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया। इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंट के क्या क्या इशू हैं, होता है ना जी, सबके लाइफ का अलग अलग इशू होता है ना। किसी का है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी का है कुछ हो गया, किसी कुछ। तो वैसे ही इन्वायरमेंट में क्या क्या हो गया, इन्वायरमेंट में क्या हो गया, पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन तीन टाइप का हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। उसके बाद फिर तुमको ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। पूछते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्या होता है बताओ? ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अगर अर्थ का टेम्परेचर मतलब पूरा अर्थ ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पिछले 10 साल में, मतलब एक डिकेड में, लगभग जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का एवरेज बढ़ चुका है। इतना बढ़ने से क्या होगा? बहुत होगा, क्योंकि इतना देखो, ये एवरेज बढ़ा है, धरती का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है, 15 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है कि बर्फ, देखो धरती पे जितना पानी है उसका 98% पानी किस कहाँ पे है? बर्फ के रूप में है ना। 1 से 1.5% जो है वो समुद्रों में है, और 0 कुछ % जमीन के अंदर है, जिसको हम लोग पीने होने के लिए, या जमीन के अंदर बोल दो या नदी में बोल दो, 0 कुछ % है। 1 से 1.5% 2% कहाँ पर है? समुद्रों में है। लगभग 97-98% कहाँ पे है? बर्फ के रूप में। अगर वो पूरा बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? धरती के ऊपर पूरा केवल जल ही जल होगा, पानी ही पानी होगा, और कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रहा है। बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले ओशियन का लेवल बढ़ेगा, सी में वाटर लेवल बढ़ेगा, समुद्र में। वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा? जितने भी कोस्टल सिटी हैं, जैसे कि भारत में देख लो तो मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है ना, ये सब क्या होगा? सबसे पहले डूबेगा। जितना भी कोस्टल शहर है या जितना भी कोस्टल कंट्री है वो डूबेगा। उसके बाद फिर आगे चल के बाकी सभी डूबेगा। अभी धरती पर जो सबसे बड़ा खतरा है धरती को, जो उससे कि मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि धरती अगर खत्म होगा, तो खत्म होने के जो तीन, धरती खत्म तो नहीं होगा, इंसान खत्म होगा, तो इंसान यहाँ पर खत्म होने के जो मेन मेन कारण हो सकते हैं, 3-4 कारण, उसमें से एक है ग्लोबल वार्मिंग। एक कारण कौन है उसमें से? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा कारण हो सकता है कोई एस्ट्रॉयड आ जाए, कोई मेटेरोइड आ जाए, आकर टकरा जाए धरती पर से। जैसे कि इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि 6 बार ऐसा हुआ है कि मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। छठा बार हुआ था डायनासोरस का, जो 6 टाइम हुआ था, इसका हुआ था डायनासोरस का। अब इसके बाद जब भी मास एक्सटिंक्शन होता है तो क्या होता है? जितने भी डोमिनेंट डिसीज होता है, जो राज कर रहा होता है धरती पर, वो खत्म हो जाता है। तो लास्ट टाइम होता है डायनासोरस का, और डायनासोरस का खत्म होने के कारण बताया जाता है कि एस्ट्रॉयड था ये यूनिवर्स में, जो आकर धरती से टकरा गया। टकराने से टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए सारे के सारे जल के मर गए। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है धरती के साथ अभी भी चांस है कि हो सकता है। तो एक ये हो गया, दूसरा कौन हो गया? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तीसरा हो गया कारण कि इंसान खुद खुद जो अपना वो बम बनाया है, हाइड्रोजन बम, एटम बम, उसे फोड़ फोड़ते, तो उससे क्या होगा? उससे भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो 3-4 कारण है जिससे कि इंसान जो है धरती पर से खत्म हो सकता है। उसके बाद इसमें और पढ़ना है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर है उसमें छेद हो जाता है, डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, वो सब। तो ये सब चैप्टर्स हैं, इसमें से बता दिए कि जो मेन मेन जो बायोटेक्नोलॉजी है, मेन का मतलब ये है कि बड़ा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। बाकी कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, वही हम क्या बोल रहे हैं शुरू से, कि नया वाला बुक नहीं लेना है। हम तो देखो, हम स्टार्टिंग देखो, नए वाला बुक में 3 चैप्टर नहीं मिलेगा। पहला हो गया इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल इशू। दूसरा हो गया स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और तीसरा हो गया
ये तीसरा हो गया फर्स्ट चैप्टर, तीसरा हो गया यहाँ पे ये वाला। ये 3 चैप्टर नहीं मिलेगा, इसीलिए हम कल भी बोले हुए थे कि कोई भी नया वाला बुक नहीं लेगा। अगर बुक लेना है तो नया वाला बुक ले लिए, कोई पाप नहीं कर दिया, ठीक है। 3 को नहीं, तेरे को है ना, तेरे को पढ़ लेना, 3 को मत पढ़ना, ठीक है। तो मतलब 13 ही चैप्टर। अच्छा बायोलॉजी में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर हटा है 3 चैप्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, जो लिखवा देंगे उतना काफी है। लेकिन केमिस्ट्री में खास कर बिल्कुल मत लेना, केमिस्ट्री में पूरा 7 चैप्टर गायब है। केमिस्ट्री के नए वाला बुक में 7 चैप्टर नहीं है, 2 चैप्टर फिजिकल, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक, 3 चैप्टर ऑर्गेनिक। तो 7 चैप्टर नया वाला एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है? नहीं है का मतलब ये है कि किसी का सीबीएसई बोर्ड होगा, उसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आएगा। किसी का अगर नीट देना है, जेई देना है, तो उसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में आता है, क्योंकि 2 साल पहले हटा है। जो चैप्टर हटा है 2 साल पहले हटा है। अब पिछले 2 साल में जितनी बार एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन आया है। ये चैप्टर जो हट चुका है, केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में भी। और यहाँ तक कि इस बार भी जो सेंटअप एग्जाम हुआ है और फिर एग्जाम होने वाला 1 तारीख से, जो सेंटअप हुआ है उसमें इसमें से क्वेश्चन आया है। मतलब इस एग्जाम में भी आएगा, तो तुम लोग एग्जाम में भी आएगा, इसलिए पढ़ा जाएगा सारा। केमिस्ट्री में जो हट चुका है, जब पढ़ाएंगे तो सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए नया वाला किताब नहीं लेना है, पुराना वाला किताब लेना है, 2 साल पहले वाला। तो जो नहीं लिखा जैसे लिखेगा इसको, जो नहीं लिखा फास्ट लिखेगा। एनसीईआरटी हटाया है ना, बिहार बोर्ड नहीं हटाया है। हटाएगा तुम्हारा कुछ। हटाया नहीं बच्चों का। कल क्लास है जी, कल फिजिक्स है, 11वीं फिजिक्स है। लिख लिए? अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, देखो जो जो टिक किए हैं वो पहले पढ़ाई होगा, क्योंकि उसमें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी जो टिक नहीं किए हैं उसके बाद पढ़ाई होगा, क्योंकि 70% टाइम इसी में लगने वाला है। मान लो अगर 100% टाइम है तो 70% टाइम केवल 6 चैप्टर में लगने वाला है, और 30% में बाकी चैप्टर हो जाएगा। इसलिए इसको पहले पढ़ा जाएगा। इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी 70% क्वेश्चन इसी 6 चैप्टर से रहेगा। किसी भी एग्जाम में 70% क्वेश्चन इसी 6 चैप्टर से रहता है। हाँ, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना पूरा है, ठीक है। इसको पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सुन सुन के टेस्ट बार बार टेस्ट होगा, बार बार टेस्ट में क्वेश्चन इसका आएगा, अथवा से इसको रिवीजन ज़्यादा कर लोगे, इसलिए। हो गया? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो सुनो, अब इसमें
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे जैसे टिक किए हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाई होगा। मतलब पहले फ्लावरिंग प्लांट होगा, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस, फिर ह्यूमन हेल्थ, फिर बायोटेक्नोलॉजी। इसी सीक्वेंस में होगा। तो इसी सीक्वेंस में होगा तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ बेसिक बताएंगे, ठीक है। नहीं बताएंगे, केमिस्ट्री में ही बताएंगे बेसिक, क्योंकि 11th में बहुत लोग नहीं पढ़ता है। तो अभी स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलो हो गया। देखो जी, तो इसमें जो है चैप्टर अब स्टार्ट करने से पहले पहले बेसिक पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बेसिक में क्या क्या पढ़ना है, देखो बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे जितना कि जरूरत है, जिसके बिना चैप्टर पढ़ने में दिक्कत होगा। क्या क्या चीज़ है, एक हो गया तुमको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि ऑलरेडी 11th पढ़े हुए हो तो बहुत ज़्यादा हम 11th नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई नया बैच होता है उसको बताते हैं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहता है, वो तो पढ़े लिखे इंसान हो, है ना जी, पढ़े लिखे हो ना, तो तुम लोग पढ़े लिखो तो हो। तुम लोग ज़्यादा 11th में नहीं जाएंगे हम, बस इतना बता देंगे जितना कि 12th में एकदम जरूरी है। जैसे कि 12th में एकदम जरूरी पड़ेगा किसका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एकदम अच्छे से आना चाहिए, उसके बिना फिर दिक्कत होगा। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है ब्लड के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड में जो है ब्लड का टाइप होता है, कौन कौन क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें। ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल में जो है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये सब बात थोड़ा सा आना चाहिए। तो चलो थोड़ा सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं। के बाद देखो अब सेल के बारे में सबको पता होगा क्या होता है, पता है ना सेल के बारे में जी, कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वाल होता है। सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक लाइसोसोम होता है जो सुसाइडल बैग कहते हैं। इतना भी नहीं याद है सुसाइड कर लो, ठीक है, सुसाइडल बैग कहते हैं, याद है ना जी लाइसोसोम को। तो इतना इतना जो है मान के चलें, इतना याद है सबको, ठीक है। तो देखो तो एकदम बेसिक बात सबको पता है, ठीक है। सबको पता है कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दो टाइप का सेल होता है, एक कौन होता है प्रोकैरियोटिक, एक कौन होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और साइनो ये पीपीएलओ, ठीक है। बैक्टीरिया बेसिकली बेसिक में याद रखो, बैक्टीरिया जो है आता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और बाकी सब आते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक मेन डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होता है, ठीक ना। और क्रोमोसोम इंसान में कितना होता है, 23 पेयर होता है, बस पता है ना। चलो ठीक, तो चैप्टर करते हैं सेल साइकिल एंड, चैप्टर नहीं बेसिक, कुछ दिन एक दो क्लास बेसिक चलेगा। तो बेसिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो ये एकदम अच्छे से आना चाहिए। देखो बाकी सब नहीं भी आता है बीच में बता देंगे, लेकिन ये सबको एकदम पता होना चाहिए अच्छे से, इसलिए इसको थोड़ा सा हम दोबारा बताएंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। चलो देखो सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। अगर हम बात करें लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल क्या होता है, किसी की भी लाइफ में जो अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग जो घटनाएं होती हैं, उनके सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। जैसे मान लो कोई बच्चा है, पैदा हुआ तो उसका उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, धीरे धीरे वो एडल्ट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। धीरे धीरे बूढ़ा होता है, सेनेसेंट फेज बोलते हैं। तो ये जो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंट फेज मिलाकर क्या कहलाएगा, लाइफ साइकिल कहलाएगा। वैसे ही किसी सेल के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल जो होता है इसमें दो फेज होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज मतलब होता है रेस्टिंग फेज, सबको लिखा हुआ है कि लिखवाना पड़ेगा, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो तो सेल साइकिल जो है,
सेल साइकिल जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ठीक, एक कौन होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। और एम फेज को क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज। ठीक, इंटरफेज जो होता है ये सेल साइकिल का 95% टाइम होता है और एम फेज जो होता है ये 5% टाइम होता है। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, इसमें सेल डिवाइड। अच्छा, कितने फेज में भी, तीन फेज में। तीन फेज में फिर से बांटते हैं इसको। तीन फेज कौन कौन सा होता है, एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसका पूरा नाम क्या होता है, फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट गैप फेज। इसको बोलते हैं क्या, सिंथेसिस फेज। इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सेकेंड गैप फेज। ठीक है, अब देखो एक फेज जो डिवाइडिंग फेज है इसका भी दो फेज होता है। एक होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन, एक क्या होता है इसमें जी, न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन को क्या बोलते हैं जी, कैरियोकाइनेसिस। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म का जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो एक होता है न्यूक्लियस डिवीजन, एक होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन कहलाता है साइटोकाइन। तो सेल साइकिल में ये सब फेज आ गया। G1 फेज में क्या होता है, अभी अभी सेल बना होता है तो फर्स्टली इंटर करता है G1 फेज में, जहां सेल का साइज का ग्रोथ होता है, सेल डेवलप होता है, मैच्योर होता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। G2 फेज में क्या होता है, नया नया प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसको लिखें जल्दी से, सब लोग लिखेगा इसको, लिखा हुआ है तो सुन लो, कल ये चैप्टर सबसे सुनेंगे, ठीक ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सबको रिवाइज करके आएगा। ठीक है, मंडे को सीरियसली सुन लो, मंडे को सब लोग याद करके आएगा ये चैप्टर। मंडे को सब लोग ये चैप्टर अच्छे से याद करके आएगा, पूरा चैप्टर। कल भर पूरा टाइम है, कल दिन भर याद करेगा। अच्छा, फिजिक्स क्लास कर लेना, बाकी याद करना।